नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम गुलाम वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे और गुलाम वंश के अंतर्गत हम 3 वंश पे चर्चा कर रहे थे, कुतबी, शमसी और बलबनी। तो हमने अब तक कुतबी और शमसी वंश ये अच्छे से अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिसने अब तक कुतबी और शमसी वंश नहीं पढ़ा है, गुलाम वंश में जो आते हैं, आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और अब हम जिस पे जो पढ़ेंगे वो है मेरे प्यारे बच्चों बलबनी वंश। और इस बलबनी वंश की शुरुआत बलबन करेगा। तो आज हमारा जो पूरा किरदार है वो कौन है? बलबन। किस प्रकार से बलबन पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उन पर बारीकी से चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बलबन पर चाहे फिर अग्निवीर हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या राज्य स्तर पर जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा होती है, या फिर कोई भी किसी भी राज्य की पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम हो, हर प्रकार के एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बलबन के बारे में हम अब समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बलबन की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं बलबन। और बलबन जो है ये 1266 से लेकर 1287 तक, तो 1266 से 1287 तक बलबन का शासनकाल रहा है। कहीं पर आपको ये 1265 भी मिल जाता है, तो 1265 से 1287 तक। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बलबन है, ये बलबन जब गद्दी पर बैठेगा, दिल्ली का सुल्तान बनेगा, तो ये बलबनी वंश की शुरुआत करेगा। तो बलबनी वंश की शुरुआत किसने की? तो आप बता देंगे, बलबन ने की। और इस बलबनी वंश में हम एक पढ़ते हैं बलबन को, जो 1266 से 1287 तक है। और इसके बाद आता है केकुबाद। और केकुबाद जो है ये 1287 से 1290 तक। और नंबर 3 है ख्यूमर्स, और क्यूमर्स 1290। तो इस बलबनी वंश में 3 आते हैं। और जो क्यूमर्स है ये गुलाम वंश, या हम कह देंगे बलबनी वंश का एक प्रकार से ये अंतिम शासक है। तो हम इन पे चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं बलबन की तरफ। बलबन 1266 से 1287। अब बलबन पर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझिए, बलबन एक इल्बरी तुर्क है। जिस प्रकार इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क है, इसी प्रकार बलबन भी एक इल्बरी तुर्क है। ठीक है। तो इसलिए हम कई बार गुलाम वंश को इल्बरी वंश भी कह देते हैं। अगला देखिए, बलबन का मूल नाम। तो बलबन का जो मूल नाम है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? बाहुदीन। तो बाहुदीन इसका मूल नाम है। बलबन जब गद्दी पर बैठेगा, ग्यासुद्दीन के नाम से।
मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे बलबन का पूरा नाम बताइए तो आप बताएंगे गयासुद्दीन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। या आपसे पूछेगा जब बलबन जब गद्दी पर बैठेगा तो वो किस नाम से बैठेगा, तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठता है। जबकि उसका मूल नाम क्या है? मूल नाम आ जाता है बाहुदी। ठीक है, आगे देखिए। अगर हम बलबन के बारे में समझे तो देखिए किस प्रकार से बलबन की शक्तियां में इजाफा हुआ और वह किस प्रकार ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। देखिए, ये कहा जाता है कि बलबन जो है, बलबन को मंगोलों ने बंदी बना लिया था। अगर हम बलबन का शासक बनने से पहले देखें तो देखिए, बलबन को मंगोलों ने बंदी बना लिया था और कहते हैं फिर इन मंगोलों ने इसे एक दास के रूप में बेच दिया। और इसको जब दास के रूप में बेचा तो कहते हैं जमालुद्दीन या जलालुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने इसे खरीद लिया। और फिर उसके बाद फिर इसको खरीदा इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था 1233 ईस्वी में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए है क्या, इसको शुरुआती दौर में ही मंगोलों ने इसे बंदी बना लिया और फिर बंदी बनाने के बाद इन मंगोलों ने जमालुद्दीन जलालुद्दीन नाम के व्यक्ति को बेच दिया और फिर उसने खरीद लिया। और फिर बाद में इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में इस इल्तुतमिश ने किसको खरीदा? बलबन को खरीदा एक दास के रूप में। इसलिए कहते हैं कि बलबन जो है वो किसका दास था? इल्तुतमिश का दास था। और रही बात इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने इसकी योग्यता को देखते हुए इसे एक पद दिया जिस पद का नाम था खासदार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बलबन से इतने प्रभावित हुए इल्तुतमिश कि इस इल्तुतमिश ने इसे खासदार का पद दिया। और फिर धीरे धीरे देखते देखते ये इल्तुतमिश द्वारा जो बनाया गया चालीसा दल था वो इस चालीसा दल में भी शामिल हुआ। और फिर धीरे धीरे देखेंगे कि किस प्रकार चालीसा दल को एक प्रकार से नष्ट कर देगा आगे चलकर बलबन, क्योंकि बलबन चालीसा दल में काम कर चुका था। ठीक है, और आगे देखेंगे तो रजिया सुल्तान जो थी, रजिया सुल्तान ने बलबन को आमीर ए शिकार का पद दिया। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से धीरे धीरे बलबन की शक्तियों में इजाफा हो रहा है। और इजाफा कब हुआ? जब इल्तुतमिश ने उसे खरीदा तो एक प्रकार से बलबन का जीवन ही बदल गया। तो देखेंगे कि इल्तुतमिश ने उसे खासदार का पद दिया, धीरे धीरे वो चालीसा दल में शामिल हुआ। और फिर रजिया सुल्तान जब आई तो उसने इसे अमीर ए शिकार का पद दिया। ठीक है, और आगे देखेंगे तो एक आता है बहराम शाह ने इसे आमीर ए आखूर का पद दिया। और आमीर ए आखूर का पद क्या होता है? शाही अस्तबल का एक प्रकार से अधिकारी। तो ये दोनों पद बलबन को ही मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे बलबन की शक्तियों में इजाफा होता चलेगा। अब आगे हम समझे तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बहराम शाह है, अब हम ये समझेंगे कि किस प्रकार बलबन की शक्तियों में बहुत तेज गति से इजाफा हुआ और किस प्रकार नसरुद्दीन महमूद के बाद, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद शमसी वंश का अंतिम शासक था, किस प्रकार नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। तो देखिए, ये जो बहराम शाह है मेरे प्यारे बच्चों, बहराम शाह के समय इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 1240 से लेकर 1242 तक। ठीक है, बहराम शाह के समय एक नया पद आया और उस पद का नाम क्या था? नायाब ए मामलुकत।
तो नायाब ए मामूकत नाम का एक नया पद लाया गया बहराम शाह के समय। कई बार तो सीधा एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि बताइए ये जो ये नया पद है, कहते हैं सुल्तान के बाद ये नंबर 2 का पद था। सुल्तान के बाद नंबर 2 जो आता था वो यही पद था, नायाब ए इसको मामलिकात या मामूकत भी कह देते हैं। ये पद बहराम शाह के समय आया और इस पद को लेकर कौन आए थे? तो इस पद को लेकर आए थे चालीसा दल। अब चालीसा दल इस पद को क्यों लेकर आया? क्योंकि चालीसा दल ये चाहता था कि जो भी शासक आएगा वो इतना शक्तिशाली नहीं बने और सत्ता की भागदौड़ जो है वो एक प्रकार से हमारे पास रहे, हम एक प्रकार से सत्ता में पूरी दखल रखें। इस प्रकार से चालीसा दल इस पद को लेकर आया। क्योंकि हम देखेंगे इल्तुतमिश चालीसा दल को तो बहुत आराम से चलाएगा, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चालीसा दल जितने भी सुल्तान आएंगे उनकी सत्ता में दखल देगा। और चालीसा दल नहीं चाहता था कि बहराम शाह एक शक्तिशाली शासक बने, तो इसलिए एक पद ले आए नायाब ए मामलूकात, और चालीसा दल का सीधा प्रभाव रहा। ठीक है, और चालीसा दल इस पद को लेकर आया तो इस पद पर सबसे पहले किसे बैठाया गया? तो सबसे पहले इस पद पर बैठाया गया ऐतगीन को। तो ये जो नया पद आया था नंबर 2 का सुल्तान के बाद, इस पद पर सबसे पहले बैठा ऐतगीन। और मेरे प्यारे बच्चों, बहराम शाह के बाद हमने देखा था कि अलाउद्दीन मसूद शाह आया था। तो इसके बाद जो आया था वो कौन था? अलाउद्दीन मसूद शाह। और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलबन की शक्तियों में और इजाफा हुआ। बलबन की शक्ति में इजाफा। और इस अलाउद्दीन के बाद कौन आया था? नसरुद्दीन महमूद। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि बलबन ने ही अलाउद्दीन मसूद शाह को सत्ता से हटाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुआ। तो जो अलाउद्दीन मसूद शाह है, इसको अगर सत्ता से हटाया गया तो उसमें सबसे बड़ा किरदार बलबन का था। और बलबन ने फिर नसरुद्दीन महमूद को एक प्रकार से सुल्तान बनाने में सहयोग किया। और नसरुद्दीन महमूद ये 1246 से लेकर लगभग 1266 तक इसने शासन किया। तो इन 20 सालों तक सत्ता की जो भागदौड़ थी वो किसके हाथ में थी? बलबन के हाथ में। तो कभी एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि नसरुद्दीन महमूद के समय जो 20 साल थे, वो उस 20 सालों में सत्ता की भागदौड़ किसके पास थी? बलबन के पास थी। बलबन एक प्रकार से शक्तिशाली था, मतलब नसरुद्दीन महमूद एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाम मात्र है ये, और सारी शक्ति किसके पास थी? बलबन के पास थी 20 सालों तक, है ना। और नसरुद्दीन महमूद तो ये वही शासक है जो टोपी बेच कर, टोपी को सील कर एक प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है, तो और बलबन को ही ये जो नया पद आया था नायाब ए मामलूकत, इस पद पर बैठा दिया। नायाब ए मामूकत, इस पद पर नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को बैठाया। और कहते हैं इस बलबन को एक उपाधि दी जिसका नाम है उलुग खां। ठीक है, अगर आपसे पूछे बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी, तो आप बता देंगे नसरुद्दीन महमूद ने इसको ये उपाधि दी है। और कहते हैं बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे कर दी थी? नसरुद्दीन महमूद से कर दी थी। और जब ये 1266 में जब इसकी मृत्यु हुई तो बलबन इतना शक्तिशाली बन चुका था कि वो अगला दिल्ली का सुल्तान बन बैठा 1266 से 1287 तक। अब आइए, अब मैंने आपको ये समझाया है कि किस प्रकार से बलबन की शक्तियों में इजाफा हुआ और किस प्रकार से बलबन को कौन कौन से पद किस समय दिए गए और उसकी शक्तियों में इजाफा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आप ये सब देख रहे हैं। ठीक है, अब बलबन आ चुका है, तो बलबन के बारे में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, एक देखिए, बलबन जो है, बलबन ने देवीय राजस्व का सिद्धांत प्रतिपादन किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बताइए किस शासक ने देवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादन किया, तो आप बताएंगे ये बलबन ने किया है। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि बलबन ये चाहता है कि देखिए हुआ क्या है, इल्तुतमिश के बाद जो प्रजा थी उसकी नज़र में सुल्तान का पद अब इतना खास नहीं रहा था, या सुल्तान के प्रति एक प्रकार से कोई डर कोई भय नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे कि अलाउद्दीन नसरुद्दीन ये जो थे एक प्रकार से इतने योग्य नहीं है, जनता से इतने सीधे उनका संवाद नहीं है और कनेक्ट नहीं था, तो इसलिए सुल्तान का पद अब इतना गरिमा का पद नहीं रहा था। लेकिन जब बलबन आएगा तो उसका एक मकसद लेकर आया कि किस प्रकार सुल्तान के पद की गरिमा को बनाए रखे, तो इसलिए उसने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है देवीय राजत्व, ताकि जनता सीधा हमसे जुड़ सके। देखिए, राजत्व, देवीय राजत्व की हम बात करें तो एक प्रकार से मैं कह दूं कि जो बलबन है, ये जो बलबन है, बलबन ने स्वयं को जिल्ले इलाही बताया। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर की छाया। इसने खुद को ईश्वर की छाया बताया और इसने कहा कि पृथ्वी पर जो सुल्तान होता है वो एक प्रकार से खलीफा का प्रतिनिधि होता है, ताकि जनता सुल्तान से एक प्रकार सुल्तान के खिलाफ नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जनता सुल्तान के खिलाफ आएगी तो इससे दिक्कत होगी सत्ता चलाने में। अगर मैं खुद को ये कह दूं कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं तो स्वाभाविक है जनता मेरे खिलाफ नहीं आएगी, क्योंकि मेरे खिलाफ आने का मतलब है ईश्वर के खिलाफ आना। तो इस प्रकार की इसने नीति चलाई कि और इसने खुद को जिल्ले इलाही बताया, और इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। एक और उपाधि इसने रखी, नियामत ए खुदाई। और नियामत ए खुदाई जो है इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि। तो ये सारी बातें बलबन ने अपने समय की है। एक आप ये याद रखिए, नियामत या नियाबत लिख दिया जाता है, एक खुदाई और जिल्ले इलाही और देवीय राजत्व, ये तीनों बातें बलबन से जुड़ी हुई है। एक प्रकार से वो सीधा कहना चाहता है कि सुल्तान जो होता है वो किसका प्रतिनिधि होता है? खलीफा का एक प्रकार से प्रतिनिधि होता है, या ईश्वर का एक प्रकार से पृथ्वी पर ये प्रतिनिधि करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब बलबन ने अपनी शक्तियों में इजाफा कर लिया तो वह चाहता है कि एक प्रकार से प्रजा में सुल्तान का डर भी पैदा हो, भय भी पैदा हो। इसलिए बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा का आरंभ किया। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रथा चलाई इसने मेरे प्यारे बच्चों? इसने एक सिजदा चलाई और इसने पैबोस चलाई। सिजदा क्या होती है? सिजदा होती है घुटनों के बल बैठकर
घुटनों के बल बैठकर सिर को झुकाना। कहने का मतलब कि जब सुल्तान आए तो आप अपने घुटनों के बल बैठकर सिर को झुकाना, ताकि ताकि मतलब एक प्रकार का डर पैदा हो सुल्तान के प्रति जनता में। और जो पैबोस है, ये पैबोस होता है सुल्तान के चरण चुम्बन। तो सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की मेरे प्यारे बच्चों? तो हम बता देंगे, ये बलबन ने शुरू किया। इसके बाद देखें तो देखिए, बलबन ने चालीसा दल को समाप्त किया। बलबन अच्छे से जानता था कि चालीसा दल की क्या शक्ति होती है, क्योंकि वो खुद चालीसा दल में काम कर चुका था। तो इसने सबसे पहले सुल्तान बनने के बाद इसे खत्म करने की योजना बनाई और चालीसा दल को जो इल्तुतमिश ने बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं, जिसमें 40 योग्य तुर्क सरदार थे, उसे समाप्त कर दिया। तो इसे समाप्त करने वाला ये था, शुरुआत करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। आगे देखिए, बलबन ने गुप्तचर प्रणाली, मैं कह दूं गुप्तचर विभाग की स्थापना की। ठीक है, तो कहते हैं कि जब इसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया, क्योंकि चालीसा दल पर उतना विश्वास नहीं करता था, इसलिए इसने एक प्रकार से गुप्तचर प्रणाली को मजबूत करने की योजना बनाई। तो अगर आपसे पूछे कि गुप्तचर प्रणाली विभाग की स्थापना किसने की, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बता देंगे बलबन ने इसकी शुरुआत की। और यहाँ पर जो गुप्तचर अधिकारी था, गुप्तचर अधिकारी को क्या कहते थे? गुप्तचर अधिकारी को कहते थे बरीद। तो बरीद क्या है? गुप्तचर अधिकारी होता था। आगे देखते हैं, मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए उसने मतलब है बलबन ने नए सेना विभाग की स्थापना की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो मंगोल है, मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए या एक प्रकार से मंगोल के आक्रमण की तैयारी करने के लिए उसने एक नए सेना विभाग की स्थापना की। और इस नए सेना विभाग का क्या नाम रखा गया? इसका रखा गया दीवान ए आरिज। तो दीवान ए आरिज क्या है? ये एक नया सेना विभाग है जो बलबन ने बनाया था, और वो इसलिए बनाया था कि किस प्रकार मंगोल के आक्रमण से बचा जा सके और अपनी सेना को एक प्रकार से मजबूत किया जा सके। तो इसने एक नया दीवान ए आरिज नाम का एक विभाग इसने बनाया है। आगे देखते हैं, बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों के शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया।
मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए कि स्वयं को खलीफा का सहायक बताया। तो आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बलबन जो है, बलबन ने खुद को खलीफा का सहायक बताया। ये जानकारी हमें किस शिलालेख में मिलती है? तो बताएंगे गढ़मुक्तेश्वर। तो गढ़मुक्तेश्वर जो मस्जिद की जो दीवारें हैं उसकी शिलालेख पर इसने स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे प्यारे बच्चों बलबन के बारे में। आगे देखते हैं। बलबन ने अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति चलाई। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि बलबन ने या लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने। ये नीति क्या है? बलबन अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए एक कठोर नीति लेकर आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैसी नीति है? ये एक कठोर नीति है। कई बार एग्जाम में यही पूछ लेगा कि बताइए गुलाम वंश के किस शासक ने कठोर नीति अपनाई? तो बता देंगे बलबन ने। और वो नीति क्या है? लौह एवं रक्त, अपने दुश्मनों का एक प्रकार से विरोधियों का समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये जितनी भी जानकारी थी ये सब बलबन पर थी। बलबन पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। ये जो अमीर खुसरो है, आमिर खुसरो, आमिर खुसरो इसका दरबारी है। तो बलबन का दरबारी कौन है? आमिर खुसरो, जिसे क्या कहते हैं? जिसे भारत का तोता कहते हैं। तो भारत का तोता आमिर खुसरो है। ठीक है, और ये इसी का दरबारी है। ऐसा नहीं है कि ये केवल बलबन का दरबारी आएगा, आगे भी आप देखेंगे तो बहुत सारे सुल्तानों का इसने शासनकाल देखा है। तो अभी हमने जो पढ़ा वो सब हमने मेरे प्यारे बच्चों बलबन के बारे में समझा कि किस प्रकार बलबन ने कौन कौन सी नीति चलाई, कौन कौन सी एक प्रकार से उपाधि ली, जिले लाई, नियाबत खुदाई, ये सब बलबन ने ही किया है। अब देखिए बलबन के बाद मेरे प्यारे बच्चों बलबन की मृत्यु के बाद अगला सुल्तान केकूबाद बना। तो बलबन की मृत्यु के बाद अगला सुल्तान कौन बना? केकूबाद बना। लेकिन कहते हैं लकवे के कारण इसकी भी मृत्यु हो गई। और केकूबाद का जो शासनकाल है वो 1287 से कब तक था मेरे प्यारे बच्चों? 1290 तक था। और केकूबाद के अल्प आयु में क्यूमर्स, बहुत छोटी आयु में क्यूमर्स अगला सुल्तान बनता है। और अगला सुल्तान कौन बना मेरे प्यारे बच्चों? क्यूमर्स बना। एक बहुत छोटी आयु में बन गया था। ठीक है, अब ये छोटी आयु में बन तो गया लेकिन कहते हैं वो सत्ता को नहीं चला सकता था। और इसी का फायदा उठाया किसने? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इस बात का फायदा उठाया
क्योंकि क्यूमर्स की आयु कम थी तो वो सत्ता को इतना नहीं चला सकता था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने एक प्रकार से क्यूमर्स को हटाकर एक नया वंश आरंभ किया, खिलजी वंश, जिसे एक प्रकार से भारतीय इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और क्यूमर्स कौन है तो हम बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। और फिर कौन आ जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की शुरुआत करेगा। और जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की स्थापना 1290 में करेगा, जो 1320 तक चलेगा। 30 सालों तक, सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यही खिलजी वंश था। इसमें जो सबसे बड़ा किरदार आएगा वो अलाउद्दीन खिलजी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपने देखा। एक जानकारी और है, वो जानकारी क्या है देखिए। बलबन जो है, बलबन के समय बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया। तो ये जानकारी आप अपने पास लिख कर रख लीजिए कि तुगरिल खान जो है, इसने, ये जो बंगाल का सूबेदार है, इसने विद्रोह किया। और किसके समय किया है तो बलबन के समय किया है। इस प्रकार से आपने देखा था कि पृथु जो था, वो जो अवध का एक स्थानीय नेता है, उसने भी इल्तुतमिश के समय एक विद्रोह किया था। तो कुछ शासक या स्थानीय एक प्रकार से कुछ नेता होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो किसी एक बड़े शासक के समय विद्रोह करते हैं। आप ऐसे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे आगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ आपका बलबनी वंश समाप्त हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं कि एसएससी एमटीएस में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। बलबनी वंश की स्थापना किसने की? तो बलबनी वंश की स्थापना किसने की मेरे प्यारे बच्चों? बलबन ने, ठीक है। आगे देखिए। सिजदा और पैबोस प्रथा किसने आरंभ की? तो सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है वो किसने आरंभ की है? तो वो बलबन ने। अगला क्वेश्चन देखिए। ईरानी या फारसी त्योहार नौराज की शुरुआत किसने की? तो आंसर क्या जाएगा आपका? बलबन। तो बलबन ने नवराज त्योहार की भी शुरुआत की है, जो ईरानी एक प्रकार से फारसी त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखिए। चालीसा दल को किसने समाप्त किया? तो चालीसा दल को किसने समाप्त किया मेरे प्यारे बच्चों? तो ये कर दिया है बलबन ने। शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। आगे देखिए। किसने स्वयं को
जिल्ले इलाही बताया। जिल्ले इलाही मतलब क्या है? ईश्वर की छाया। तो ये बताने वाला कौन है? बलबन। और इसी के साथ आप याद कर सकते हैं नियामत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि। ये किसने रखा? बलबन ने अपने पास एक प्रकार से ये उपाधियां रखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया? तो आप क्या बता देंगे? बलबन। तो बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में खुद को क्या बताया था? खलीफा का सहायक बताया। ठीक है, आगे देखिए। बलबन ने नया सेना विभाग बनाया। तो मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने नया सेना विभाग बनाया। उसका नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो उसका नाम है दीवान ए अर्ज। इसे दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज भी लिख सकते हैं। तो दीवान ए अर्ज नाम का एक नया सेना विभाग बनाया मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। और इसने, ये जो बलबन है, बलबन ने जो अपना सेना मंत्री है, तो सेना मंत्री किसे बनाया था? इमाद उल मुल्क। तो इमाद उल मुल्क को इसने अपना सेना मंत्री बनाया था। अगला देखिए। किस सुल्तान ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की? तो किस गुप्तचर विभाग की स्थापना की? किस सुल्तान ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की? तो आप बता देंगे बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? तो आ जाएंगे क्यूमर्स। एक आखिरी क्वेश्चन। बंगाल के किस सूबेदार ने बलबन के समय विद्रोह किया? तो हमारा आंसर क्या जाएगा? तुगरिल खान। तो इसने किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था बलबनी वंश। ठीक है,
जब हम अगली वीडियो में आएंगे तो आपके लिए खिलजी वंश लेकर आएंगे और खिलजी वंश में हम जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इस प्रकार से उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे एसके की 3 पुस्तकें हैं। एक एसके बुक सामान्य ज्ञान व्रत है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। सामान्य ज्ञान की सबसे उत्तम पुस्तक है ये, क्योंकि पेपर का जो स्तर आ रहा है वो धीरे धीरे अच्छा स्तर के क्वेश्चन उसमें पूछने लगे हैं। तो आपको हर प्रकार के एग्ज़ाम के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सबसे उत्तम पुस्तक है। एक हमारे पास एसके बुक की सामान्य ज्ञान यूज़फुल फॉर एसएससी, जीडी और एमटीएस है, जो एसएससी, जीडी, एमटीएस 2011 से अब तक के सभी प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है। सबसे अच्छी बात क्या है, सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या है। तो एसएससी, एमटीएस और जीडी की वैकेंसी आ सकती है। तो आप अभी से इस बुक को खरीद कर अपनी तैयारी को मजबूत करें। और एक हमारे पास एसके बुक की एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों पुस्तक खरीद कर आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए और अभी से तैयारी में जुट जाइए। ये तीनों पुस्तक आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से मिल सकती है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी, एमटीएस और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।